स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आज वोटिंग का दिन है। महाराष्ट्र में मतदान चल रहा है इस वक्त। हालांकि इस वक्त जितनी तेजी से हो रहा है थोड़ा और उससे अपेक्षा है कि थोड़ी रफ्तार बढ़े, वोट ज्यादा से ज्यादा पड़े। नेता लोग अपील भी कर रहे हैं कि ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। कई बड़े लोग सुबह जाकर वोट डाल चुके हैं। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, सब लोगों ने वोट डाल दिया। हम लोग इसलिए अब बात बड़े नेताओं की बहाने महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं। हमने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की बात की। जरा बारामती आपको लेकर के चलते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र, शरद पवार, अजीत पवार का इलाका, वहां इस वक्त जो वोटिंग चल रही है, कुछ एक लोगों की बात जो हमने स्क्रीन पर अभी सुनी, हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे। शरद पवार का नाम लेने वाला आपको हर दूसरा तीसरा आदमी वहां मिलेगा। जो किया यहां पवार साहब ने किया। लेकिन अजीत पवार, उनकी भी कर्मभूमि यही बारामती है और वो लोगों से ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने लोकसभा में साहब को जिता दिया, आपने साहब की बात मान लिया। अब ये छोटा चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, इसमें इस बार मुझे मौका दीजिए। मैंने भी तो आपके लिए काम किया है। अभी कितना होता है वो हमको देखना पड़ेगा। अजीत पवार का मुकाबला हो रहा है योगेंद्र पवार से। योगेंद्र पवार उनके सगे भतीजे हैं, उनके बड़े भाई के बेटे हैं। शरद पवार ने उनको लड़ा दिया और अजीत पवार से बार बार ये सवाल होता है तो वो कहते हैं देखिए, फॉर्म तो कोई भी भर सकता है। लोकसभा में भी ये हुआ था, परिवार आमने सामने लड़ा था। ठीक है, एक फैसला हो गया, इस बार भी फैसला हो जाएगा। देखते हैं जनता किसका साथ देती है। और शरद पवार साहब कह रहे हैं हर किसी से पंगा ले लो, मुझसे पंगा मत लेना। शरद पवार से कभी पंगा मत लेना। 2019 के चुनाव में बारिश में भीगते हुए जो भाषण दिया, उसका असर लोगों ने देखा था। उनको सीटें ज्यादा आई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया किस तरीके से वो इस पूरे गठबंधन के अंदर शतरंज के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। और विधानसभा में तो शरद पवार साहब ने गजब ही कर दिया। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का झगड़ा सुलझाने के बहाने अपनी सीटें उन्होंने बढ़वा ली। 87 सीटों पर इस वक्त शरद पवार चुनाव लड़ रहे हैं और मुमकिन है कि अपने गठबंधन में नंबर 2 पर कांग्रेस के बाद वो ज्यादा सीटें ले भी आए। तो ये सारी बातें चल रही हैं। तो जरा अजीत पवार बनाम शरद पवार सर। नहीं, मुझे लगता है कि चल को बोले। देखिए, एक तो ये मुकाबला ही आप गलत कर रहे हैं। अजीत पवार बनाम शरद पवार क्या मुकाबला हो सकता है? मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। शरद पवार तो शरद पवार है। वो उनको तो हिंदुस्तान की राजनीति में भी आपको कुछ लोग गिनने पड़ेंगे जो शरद पवार बनाम कुछ हूं। अच्छा, समझे? शरद पवार की बायोग्राफी आपने देखी है? उसका टाइटल देखिए। उसका टाइटल है अपनी शर्तों पर। बताइए किसी नेता की ऐसी बायोग्राफी हो जो कहे कि अपनी शर्तों पर। शरद पवार को तो याद कीजिए तब वो जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, अपने गुरु को धोखा देकर उससे साइड चेंज करके। वो इंदिरा गांधी के साथ साइड चेंज कर लेते हैं, इंदिरा गांधी के साथ नहीं जाते। वो सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, सबसे ताकतवर हैं, जिस समय उनके पास ताकत है उस समय वो उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं विदेशी मूल का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी कहती है विदेशी मूल का मुद्दा उन्होंने बनाया। असली मुद्दा तो शरद पवार साहब ने बनाया था, उसको ऐसी जगह पर पहुंचा दिया। और जो शरद पवार विदेशी मूल का मुद्दा बनाते हैं, उसके 6 महीने बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस उसके साथ सरकार बनाती है। तो ये शरद पवार है। तो वो शरद पवार, और वो शरद पवार, कुछ लोग और बात करते हैं। अभी वाला ताजा बात कर लें, जो 2019 के चुनाव हुए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन था महाराष्ट्र में, क्योंकि कोई ने सरकार नहीं बनाई थी। तो बहुत सारे जो राजनीति के जानकार हैं वो कहते हैं कि ये शरद पवार साहब का दिमाग था कि उन्होंने अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा और कहा कि भाई सरकार बना लो। वो बन गई सरकार। उसका बड़ा फायदा क्या हुआ कि वहां से राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। अगर बीजेपी की सरकार बनने की संभावना नहीं होती उस दिन, तो राष्ट्रपति शासन खत्म नहीं होता और वो ये अपना दावा पेश नहीं कर पाते। ये अपना दावा पेश नहीं कर पाते। और उसके बाद वो नई राजनीति हुई, उसमें भी वो लोग रहे, ये सारा काम किया। तो शरद पवार बनाम किसी को और मत कहिए, वो अपनी शर्तों पर चलते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। वो जिस दिन महाविकास अघाड़ी या इंडिया ब्लॉक के साथ होते हैं, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं संसद में, है ना। और सब लोगों का दिमाग घबरा जाता, हार्ट बीट चेंज हो जाती है। हालांकि वो आके बाहर कहते हैं कि किसानों पर वो मिले थे। लेकिन सर, चुनाव में जनता बड़े बड़े दिग्गजों को पटक चुकी है। हाँ, नहीं, दिग्गजों को पटकना हारना तो अलग बात है, लेकिन राजनीति को कैसे चलाते हैं, वो सबसे छोटी पार्टी होकर भी सबसे ज्यादा ताकतवर रहते हैं। अभी आपने कहा कि कांग्रेस वो सबसे कम सीटों के दावेदार थे, लेकिन बराबर पर वो ले आए, ऑलमोस्ट बराबरी पर ले आए। और अभी आज की घटना मैं बता रहा हूँ कि सुप्रिया सुले वाला जो बिटकॉइन वाला जो मसला हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला किया, उसके बाद नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू है जिसमें उनका नहीं, सुप्रिया सुले को मतलब इस तरह से आरोपी नहीं बना सकती, ये तो चुनाव में चलता है और इसका चुनाव में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और नितिन गडकरी साहब ने कहा कि वो शरद पवार के खिलाफ जो उनकी पार्टी है उस पर चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। लेकिन बारामती को फैसला करना है ना सर, एक बार तो तय करना पड़ेगा ना, आखिर किसके पास है लेगेसी। चलिए, शरद पवार साहब अभी हैं, सिंबल गया, पार्टी गई, वो अलग बात है। आपने लोकसभा चुनाव में उनका साथ दे दिया, अजीत पवार यही तो कहते घूम रहे अब मेरी बारी, क्यों हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि बारी तो अब उन्हीं की है
और ठीक है, पवार साहब बड़े कमाल के आदमी हैं, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति को आज तक 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहने का अवसर नहीं मिला है। आज तक महाराष्ट्र की 9 से अधिक सीटें कभी वो जीत नहीं पाए हैं लोकसभा में। तो पवार साहब के बारे में ये भी जानिए। पवार साहब मतलब माफिया, मनी पावर, मसल पावर, मैनेजमेंट, उस सब का उस्ताद आदमी। पवार साहब मतलब मुंह करके खड़े हैं उत्तर की तरफ, जाना था उनको दक्षिण में। पवार साहब मतलब जिसके साथ खड़े हैं वही सबसे ज्यादा भयभीत और डर में होता है। जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ, वो नहीं खड़े हुए थे, उन्होंने तारिक अनवर को पंप किया था, जो तारिक अनवर फिर से कांग्रेस में, उन्होंने पीए संगमा को खड़ा किया था, उसके बाद खुद उसका समर्थन किया। आइडिया उनका था, उनके काम करने का आइडिया हमेशा उनके होते हैं। आइडिया उनका होता है। 2014 में पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। 2000, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, मतलब उनका ये भी दूसरा वाला पक्ष भी तो जानना चाहिए ना। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो उनको लगा कि अब तो यही चलने वाला है, तो बाला साहब ठाकरे के बेटे की पार्टी को अपमानित कर दिया उन्होंने। किसने समर्थन किसने दिया था विधानसभा के पटल पर, कौन था उनके साथ? और जो 5 वर्ष तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलती रही, तो ठीक है समर्थन कब कौन दे रहा था बात अलग है, लेकिन पवार साहब ही तो कर रहे थे। और क्या पवार साहब ने उसके एवज में अलग अलग समय पर अपनी चीजों को ठीक से नहीं साध लिया इस सरकार में? 10 साल वो कृषि मंत्री रहे और उस विदर्भ से, उस मराठवाड़ा से, उस महाराष्ट्र से किसान आत्महत्या का आंकड़ा देख लीजिए, सबसे बड़ा है। और पवार साहब ने कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों को एक चिट्ठी लिखी थी कि भैया कृषि कानून लागू कर दो, वो शरद पवार। अब आपने मराठवाड़ा का जिक्र किया, हालांकि पश्चिम महाराष्ट्र में उनका सबसे ज्यादा दबदबा है। पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में 70 के करीब, अगर मैं ठीक नहीं हूं तो। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र दोनों ब्लॉक में मराठाओं का जबरदस्त दबदबा है, जबरदस्त आबादी है। एक और गेम आपको समझना चाहिए इस चुनाव में क्या हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण का आंदोलन खड़ा हो गया। मनोज जरांगे पाटिल हीरो बन गए उसके, वो अनशन कर रहे थे लगातार। देवेंद्र फडणवीस को रोज पीटते थे वो, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को लेकर के। नुकसान हुआ बीजेपी को, मराठाओं ने वोट नहीं किया चुनाव में। विधानसभा के चुनाव में जब मनोज जरांगे पाटिल खुद अपने उम्मीदवार खड़े करने लगे, तुरंत उनको बैक करा लिया, क्योंकि इसका नुकसान उनको खुद को हो सकता था। वो भी शरद पवार थे, वही खड़ा कराने वाले भी वही, और चुनाव लड़ने के लिए मनाने वाले भी वही। देखिए बिल्कुल, शरद पवार की राजनीति के महाराष्ट्र में कई पहलू है। जब उन्होंने तारिक अनवर और पीके संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव के लिए 8 महीने थे महाराष्ट्र के, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कर लेंगे, तो बोले मैं कुछ कर न कर सकूं अपनी लाइफ में, महाराष्ट्र में तो कम से कम मेरे बिना कोई सरकार बना नहीं पाएगा। और वो उन्होंने किया भी, बिना उनका कांग्रेस की सरकार बना नहीं पाई। हालांकि एक बात भी है कि वो बहुत जिद्दी आदमी, जब बीसीसीआई का चुनाव डालमिया के खिलाफ वो लड़े थे अध्यक्ष का, पहला चुनाव वो हार गए, तो प्रफुल्ल पटेल ने कहा पत्रकार वार्ता में कि हमने कोशिश की थी, अब ठीक है उसमें हम सक्सेसफुल नहीं रहे। तो उनका बयान आया था कि मैं अगला चुनाव में जीतूंगा बीसीसीआई का, और फिर वो अगला चुनाव वो जीते थे शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में। मराठवाड़ा की अगर बात करें तो देखिए, जो वहां के जो मराठा है, पश्चिम महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा के, दोनों के मराठाओं में फर्क है। पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मराठा लीडर शरद पवार और अजित पवार रहे, मराठवाड़ा में ऐसा हो नहीं पाया। मराठवाड़ा के जो मराठा है वो बहुत वहां बटे हुए रहे, वहां भारतीय जनता पार्टी का भी आधार रहा, वहां शिवसेना का भी आधार रहा, और कुछ हद तक राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का भी आधार रहा। मनोज जरांगे ने जिस तरीके से वहां मराठा को संगठित किया है, जो कि 2024 में अगर आप देखेंगे तो 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, सिर्फ 1 सीट एकनाथ शिंदे जीते थे, जो संभाजीनगर औरंगाबाद की सीटें वो जीते। तो वो जो वहां मराठा बटा हुआ था, वैसा पश्चिम महाराष्ट्र का मराठा बटा नहीं हुआ, क्योंकि शरद पवार ने अपने ताकत का इस्तेमाल पश्चिम महाराष्ट्र को बढ़ाने में किया। मराठवाड़ा को कभी उन्होंने उस तरीके से देखा नहीं, तो ये पश्चिम महाराष्ट्र में उनकी ताकत बनी रही। वहां का मराठा शुगर लॉबी सारी जितनी भी है वो सारी शरद पवार कंट्रोल करते हैं। इस चुनाव में मराठा कहां है? देखिए, मराठा भारतीय जनता पार्टी को भी वोटर करेंगे, बटा रहेगा। सिर्फ मराठवाड़ा का जो मराठा है वो एक तरफा वोटिंग करने की स्थिति में जा रहा है। बाकी महाराष्ट्र के जो मराठा है, अगर आप विदर्भ की बात करेंगे, आप कोंकण की बात करेंगे, आप अगर बंबई के मराठाओं की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी मराठवाड़ा का मराठा अभी भी नाराज है। बिल्कुल, मनोज जरांगे ने वहां ऐसा माहौल बना दिया है कि वहां ओबीसी बनाम जरांगे का इतना ज्यादा हो गया है कि वहां का मराठा जरूर बटा हुआ है। बाकी पूरे महाराष्ट्र का मराठा, पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार भी ठीक ठाक दम रखते हैं इस चुनाव में। ऑलराइट, चलिए साहब कुछ और सीटों की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आदित्य ठाकरे की सीट, वर्ली मुंबई वाली सीट, जिनके सामने खड़े राज्यसभा के सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी से मिलिंद देवड़ा, आदित्य ठाकरे की कोई घेराबंदी हो पाई है इस चुनाव में या नहीं?
नहीं, उम्मीदवार तो अच्छा दिया, बड़ा नाम दिया है, राज्यसभा सांसद है, पहले सांसद रहे उसी सीट से वो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले अगर वहां पर घेरना था, तो वर्ली में अगर ये पहले किसी को तय करते कि इसको चुनाव लड़वाना है, तो 6 महीने पहले उसे बता देते कि आपको आदित्य के खिलाफ वर्ली से चुनाव लड़ना होगा, तो वो अगर वहां काम करता तो मुझे लग रहा कुछ फाइट नजर आती। मिलिंद देवड़ा बड़े बेमन से गए, पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप लड़ोगे, उन्होंने कहा मैं लड़ लूंगा, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, ऑलरेडी राज्यसभा है। मुझे लग रहा है वहां से बहुत आराम से संदीप देशपांडे राज ठाकरे की पार्टी से खड़े हैं, ये कुछ वोट काटेंगे आदित्य ठाकरे के? नहीं, मुझे नहीं लगता, थोड़ा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जीत आराम से कंफर्टेबली जीत वहां पर आदित्य ठाकरे जीत रहे हैं। तो चलिए सब दूसरी सीट की बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और यहां का नतीजा 23 तारीख को देखने लायक होगा। बांद्रा ईस्ट की सीट है, जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार से लड़ रहे हैं, इनके सामने शिवसेना उद्धव गुट से वरुण सरदेसाई है, एमएनएस से तृप्ति सावंत है। यहां माना जा रहा है कि वरुण सरदेसाई एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो उद्धव ठाकरे ने उतारा हुआ है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, यहाँ भी वही स्थिति है कि अगर एमएनएस कुछ मजबूत होकर लड़ती हुई दिखी, तृप्ति सावंत कुछ बेहतर करती दिखी, तब तो जीशान सिद्दीकी के लिए कुछ रास्ता बनेगा, और नहीं तो यहाँ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। मुंबई के हम लोग आगे थोड़ी डिटेल में और बात करेंगे। एक और परिवार का मसला है यहां भी, लेकिन इसको समझना चाहिए। पंकजा मुंडे पर्ली की सीट पर अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे का समर्थन कर रही हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं। धनंजय मुंडे एनसीपी अजीत पवार गुट से जो है पर्ली की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने एनसीपी शरद पवार गुट के राणा साहब देशमुख वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी क्योंकि पंकजा मुंडे की सुर कुछ धनंजय से ही हारी थी, वो मेरे ख्याल से पिछली बार चुनाव धनंजय से ही हारी थी। इस बार साथ है भाई बहन, इस बार साथ है। एक बात छोटी सी अलग से कर दूं मैं कि महाराष्ट्र की जब अभी पंकजा की चर्चा की, तो मुझे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आ रहा है कि कहीं चले जाएं सब जगह परिवार की बाहर है, परिवार की बाहर है, परिवार की बाहर है। एक तरफ ठाकरे परिवार है, मुंबई में आप आ जाएं तो चाहे वो राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हों, दूसरी तरफ ये अमित ठाकरे हो, बहुत सारे लोग हैं उसमें। फिर शरद पवार का जो पूरा परिवार है, फिर आपके पास अजीत पवार, योगेंद्र पवार, फिर वहां पर छगन भुजबल का परिवार है, फिर देशमुख का परिवार है, विलासराव देशमुख का परिवार, वहां तो सारे परिवार दो बेटे लड़ रहे हैं, दोनों बेटे लड़ रहे हैं। और जिन मराठा नेताओं की बात की जाती है उनके भी वंशजों का परिवार है, इसीलिए नारायण राणे का परिवार है, तो वो पूरे परिवारों की बाहर वहां पर है। अब वो परिवारों की बाहर से कैसे महाराष्ट्र निकलेगा, और उसमें तो बहुत जगह ऐसा कि किसी भी परिवार में से किसी को भी जिताइए, एक परिवार का मेंबर तो होगा ही। ये भी मराठवाड़ा की सीट है, मराठवाड़ा की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मुंबई की एक और सीट है, अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट से नवाब मलिक के सामने शिवाजी नगर मानखुर्द की सीट है ये। इस चुनाव पर तो हमने कल खूब बात की थी। अबू आजमी एक मौलाना साहब के सामने फरियाद करने पहुंचे थे, सिफारिशी चिट्ठी लेने के लिए पहुंचे थे। उसको बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी ने बनाया हुआ है। यहां पर फाइट जो है ये भी देखने वाली होगी कि आखिर मुसलमान किसका साथ देता है, मुंबई का मुसलमान किसका साथ देता है, अबू आजमी या फिर नवाब मलिक। समीर जी, देखिए ये सीट पर तो ऐसा है कि दूसरे सहयोगी दलों ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए वहां पर। जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नवाब मलिक को टिकट दिया गया, वहां ऑलरेडी एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार मैदान में रहे, लेकिन नवाब मलिक को आपने टिकट दे दिया है, तो वहां टिकट वोटों का बंटवारा होने वाला है। और मुझे लग रहा है जो मुसलमान वोटों का बंटवारा होगा, दोनों बड़े नेता है, नवाब मलिक भी बड़े नेता है, अबू आजमी भी बड़े नेता है, वहां से विधायक रहे, तो वोटों का बंटवारा वहां मुसलमानों में होने वाला है। उसका फायदा मुझे लगता है कि सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार है उन्हें मिलने वाला है, और वो सीट निकालेंगे, दोनों हारेंगे। 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं उस सीट पर। यही तो रोना रो रहे थे अबू आजमी। अब जरा मुंबई की बात कर लेते हैं। 36 सीटों वाली मुंबई, जहां शिवसेना का और बीजेपी का जबरदस्त प्रभाव रहता है, अधिकांश सीटें इन्हीं के पास पिछली बार भी थी। यहां मैं आपको बता दूं, मुंबई की 36 में से 16 सीटों पर सीधी टक्कर इस वक्त शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो रही है, मतलब शिवसेना वर्सेस शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। 16 सीटों पर सीधी टक्कर है। इनके बाद बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे की टक्कर होने जा रही है, और बाकी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार, और एनसीपी वर्सेस एनसीपी, 4 सीटों पर ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो मुंबई को भी मोटे तौर पर फैसला यही करना है कि आखिर शिव सैनिक किसके साथ है। शिव सैनिक जो है, बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक, वो अपना असल नेता और असली शिवसेना किसको मान रहा है, ये फैसला मुंबई में होगा। नहीं, मुंबई में होगा, और जाहिर है कि परिवारों के बीच की ये लड़ाई है, लेकिन मुंबई के लोगों को कुछ फैसले और करने चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार गई और उद्धव ठाकरे की सरकार आई, तो 7 से 8 लाख करोड़ की परियोजनाएं समीक्षा के नाम पर रोक दी गई।
उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनको जो मेट्रो है, जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स फाइल करने वाला शहर है, सबसे बड़ी कंपनियों का शहर है, अब तो खैर दिल्ली एनसीआर भी हो गया है, वहां के लोगों को मेट्रो मिलने में या दूसरी सुविधाएं मिलने में इतनी देर क्यों लगी? जो ट्रांस हार्बर लिंक है वो क्यों नहीं बन पाया समय से? क्यों कोस्टल रोड प्रोजेक्ट अब जाके पूरा हो पा रहा है? क्यों आप बांद्रा से वर्ली जाने का जो रास्ता है वो अब जाकर तैयार हो पा रहा है? ये सारे सवाल भी हैं। और जिसको बार बार कहा, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, और बार बार जो कहा जाता है ना कि मुंबई के लोगों को मुंबई का स्पिरिट है, वो ट्रेन में लटक लटक के खटखट चलते रहे। मजबूरी है सर, क्या स्पिरिट है? नहीं, यही तो मजबूरी है, ये मजबूरी है। मैं वही कह रहा हूं कि ये मजबूरी है। उस मजबूरी से निकलने के लिए कौन काम कर रहा है? और आपको मैं बताऊं, मुंबई से बाहर मीरा रोड तक, ठाणे से घोड़बंदर पर, इन सब पर प्रोजेक्ट चलते रहते थे जो रुक गए, अब वो तेजी में चल रहे हैं जो बाहर तक जाएंगे। इसका भी फैसला हो। धारावी की भी बात कर लीजिए। धारावी पर कमाल हो गया। धारावी को लेकर के राहुल गांधी समेत सब लोग, उद्धव ठाकरे, सब बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार पीट रहे थे। शरद पवार साहब ने कहते ये तो नहीं, इसमें तो इंटरेस्ट नहीं था अडानी का। अडानी का इंटरेस्ट नहीं था। और ये फैसला जो है उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। वो धारावी का जो प्रोजेक्ट था उस पर शरद पवार साहब किसका काम कब लगा दें, कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब मुंबई में हो रहा है। एक चीज और याद आई मुझे, आपने कहा कि अजीत पवार, हर्ष जी कह रहे थे, अजीत पवार साहब ने कहा कि भाई ऊपर तो जिता दिया उनको, शरद पवार साहब को, अब नीचे जो है मुझे जिता दीजिए अजीत पवार साहब को। तो मुझे 1967, एक छोटी सी लाइन बता रहा हूँ, 1967 में क्या हुआ कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की पॉपुलैरिटी काफ़ी थी वहाँ पर। तो वो वहाँ पर लोगों ने तय किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को तो जिता देंगे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में बीजेपी के जनसंघ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं जिताएंगे। तो वाजपेयी जी ने बहुत चिंता हुई उस पर कि भाई ये कैसे होगा। तो वाजपेयी जी ने वहाँ भाषण दिया कि भाई देखिए, मैंने ऐसा सुना है कि कुछ हो रहा है, तो लेकिन कैसा लगेगा कि आप ऊपर कुर्ता तो पहना दें और धोती ना पहनाएं, तो कैसा लगेगा? अब इस बात पर मैं क्या कहूं? नहीं तो फिर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जनसंघ जीत गई। अगर इस पर ही जाना है तो भाई, तो लेकिन कुर्ता धोती दोनों एक ही को देना है, तो फिर तो शरद पवार जी की ब्रेक लेना होगा। तकनीक से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, ऊपर की दिल्ली नीचे की दिल्ली।